दोस्तों 5 के फंडे के विनिंग सीरीज 74 में मिलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। द टाइफाइड स्ट्रेन्स सेड टू बी मल्टी ड्रग्स रेजिस्टेंस MDR if it resistant to the 3 first line antibiotics। यानी टाइफाइड स्ट्रेन को हम मल्टी ड्रग्स रेजिस्टेंट कहेंगे कब? जब ये 3 जो है फर्स्ट लाइन, जिसको क्या कहते हैं फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक्स, इसको रेजिस्टेंट रहेगा तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक्स। कौन सा भाई फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक्स नहीं है? ए एम्पिसिलिन, बी क्लोरामफेनिकोल, सी अजिथ्रोमाइसिन और डी ट्राइमेथोप्रिन। 4 दिए हैं ऑप्शंस, आपको चूज करना है कौन सा फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक्स नहीं है। क्लिक करूं? ओके, चलो क्लिक कर रहा हूं, मैच करते हैं आंसर। आंसर इज सी अजिथ्रोमाइसिन। ये जो है ये नहीं है, ठीक है। अब ये एम्पिसिलिन है, क्लोरामफेनिकोल है और ट्रिमेथोप्रिन है। अब ये ट्रिमेथोप्रिन और हम एक दूसरा नाम है, इट्स आल्सो कॉल्ड एज अ सल्फामिथोक्साजोल। क्या है? सल्फामिथोक्साजोल है ना। अब MDR स्ट्रेन जो है, ये MDR स्ट्रेन यानी मल्टी ड्रग्स रेजिस्टेंट जो टाइफाइड का स्ट्रेन है, इसको H58 कहा जाता है। क्या कहा जाता है? H58। ये आशिया है, आशिया, सब सहारन अफ्रीका है ना, सब सहारन अफ्रीका यहाँ पे, और खास बात है लैटिन अमेरिका, यानी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो है, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में इन जनरल पाया जाता है। ठीक है, न्यूज में क्या है? स्टडी फ्लैग्स इमर्जेंस ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस टाइफाइड स्ट्रेन्स ग्लोबली। ये डिसीज जो है करीबन 11 मिलियन इन्फेक्शंस करता है और 1 लाख, करीबन 1 लाख डेथ होती है हर साल। साउथ एशिया जो है ये हब है, 70% जो है बर्डन डिसीज का ये साउथ एशिया में है। पर्टिकुलरली मल्टी ड्रग्स रेजिस्टेंस का स्ट्रेन का प्रॉब्लम है। अब ये देखा जाए तो एविडेंस स्टडी कैसे पता चले कि इंडिया में इसका इवॉल्व हुआ है ये रेजिस्टेंस जो टाइफाइड स्ट्रेन है। अब बहुत सारे सीक्वेंसिंग स्टडी जो है फिलहाल में कर दी गई है ये बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया दैट इज सैल्मोनेला टाइफी, जिससे टाइफाइड होता है। टाइफाइड फीवर जो है ये एंटीबायोटिक से क्योर होता है, लेकिन इसमें रेजिस्टेंट स्ट्रेन तैयार हो रहे हैं। अब 2000 साल से यदि देखा जाए तो सैल्मोनेला टाइफी जो है मल्टी ड्रग्स रेजिस्टेंस से कम हो रहा है कॉन्सिस्टेंटली, बांग्लादेश और इंडिया में, नेपाल में भी कम है, लेकिन पाकिस्तान में हल्का सा बढ़ गया है ना। हाल ही में लेकिन ऐसा दिख रहा है कि ये नए स्ट्रेन आ रहे जो करंट एंटीबायोटिक्स को टक्कर दे रहे हैं। मैप देख लेते दोस्तों। मैप में यदि हम देखें तो जो मल्टी ड्रग्स रेजिस्टेंस एरिया है, कौन से एरिया, ये देखो ये वाले हमें देखने को मिलते हैं, है ना, जहां पे सुसेप्टिबिलिटी जो है ना कम है, और लेकिन MDR कंबाइंड कॉम्बिनेशन से वो इंडिया का वगैरह पार्ट है, पाकिस्तान का कुछ पार्ट है, ये एरियाज आपको देखने को मिलते हैं, है ना। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, Ministry of Finance in its latest monthly economic review highlights concern of which deficits, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का मंथली इकोनॉमिक रिव्यू, ये एक पेपर रहता है मंथली इकोनॉमिक रिव्यू। ध्यान में रखो, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये कौन पब्लिश करता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता है। इसमें कौन से डिफिसिट्स के बारे में कंसर्न है ना, जहां पे फोकस किया गया है? ए रेवेन्यू डिफिसिट एंड बजट डिफिसिट, बी फिस्कल डिफिसिट एंड रेवेन्यू डिफिसिट,
सी करंट अकाउंट डिफिसिट एंड कैपिटल अकाउंट डिफिसिट, डी फिस्कल डिफिसिट एंड करंट अकाउंट डिफिसिट। कौन से डिफिसिट है? चलो क्लिक करो। ओके किया क्लिक, मैं क्लिक कर रहा हूं, मैच करो। आंसर इज डी फिस्कल डिफिसिट एंड करंट अकाउंट डिफिसिट। ठीक है, चलो देख लेते क्या है न्यूज। भाई ऐसा है कि ट्विन डिफिसिट का इंडिया में लोचा हो गया है। ठीक है, इंडिया इमर्जिंग ट्विन डिफिसिट कंसर्न। अब यहाँ पे पता चला है कि ये जो है रिपोर्ट ये कहती है कि भाई रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी जो कमा रहे वो डुबा रहे, यानी पगार दे रहे सब कर रहे, ये कम करना चाहिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम हो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम यदि होता है तो रेवेन्यू डिफिसिट का प्रॉब्लम कम हो जाता है। रेवेन्यू डिफिसिट बड़ा डेंजर है बिकॉज इट इज अ कंप्लीटली नॉन प्रोडक्टिव, ये कोई प्रोडक्टिव नहीं है, यानी इसमें देखा जाए तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है या जीडीपी जो है इसमें कोई बड़ा होता नहीं, ये मेंटेनेंस के लिए है। ठीक है, अब मेंटेनेंस पर ही इतना खर्चा करेंगे तो गलत है। नॉन कैपेक्स एक्सपेंडिचर दैट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये क्रिटिकल कंडीशन में है, उसको हमें संवारना है। वाइडनिंग करंट अकाउंट डिफिसिट जो है टेंड्स टू वीकन द डोमेस्टिक करेंसी। क्या होता है, यदि करंट अकाउंट डिफिसिट बढ़ गया है तो डोमेस्टिक करेंसी कमजोर हो जाती है। क्यों? तो करंट अकाउंट डिफिसिट इंप्लाइज मोर डॉलर्स आर बीइंग डिमांडेड देन रुपीज। डॉलर के भाव बढ़ जाते हैं, अरे भाई डॉलर के भाव बढ़ेंगे तो रुपये के भाव घट जाएंगे, यानी CAD यदि बढ़ गया तो डॉलर के भाव बढ़ते और रुपए के भाव घट जाते हैं। ऐसे इसमें कॉस्टलियर इंपोर्ट यदि होता है तो ऑब्वियसली रुपये पर प्रेशर आ सकता है, तो ये इंपोर्ट को भी कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। यदि रुपया कमजोर हो गया तो ऑब्वियसली इंपोर्ट और से महंगा हो जाता है और से इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है, इंपोर्ट बिल बढ़ गया तो करंट अकाउंट डिफिसिट भी बढ़ जाता है, यानी ये साइकिल जो है विशियस साइकिल ये बन जाती है। थर्ड क्वेश्चन, the prepaid payment instruments PPIs that can be issued in the country are classified under the 4 categories, है ना। हमारे देश में प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जो है जो इश्यू किए जाते हैं वो 4 कैटेगरी में क्लासिफाइड है। Which of these categories of payment system cannot permit cash withdrawals at ATM? इसमें से कौन सी ऐसी कैटेगरी है जो पेमेंट विड्रॉल जो है कैश विड्रॉल एटीएम से नहीं करने देती, यानी परमिशन नहीं मिलती। 1 क्लोज सिस्टम पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, 2 सेमी क्लोज सिस्टम पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, 3 सेमी ओपन सिस्टम पेमेंट इंस्ट्रूमेंट एंड 4 ओपन सिस्टम पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। करेक्ट कोड ही आपको यूज करना है। ये 4 में से कौन से ऐसे पेमेंट सिस्टम है पीपीआईज की जो हमें एटीएम से विड्रॉल करने नहीं देती? क्लिक करूं, चलो क्लिक कर रहा हूं, मैच करते हैं आंसर। आंसर इज सी 1, 2 एंड 3। 1, 2 एंड 3 ये अलाउ नहीं करती। सिर्फ ओपन सिस्टम पेमेंट जो है ये एक ही सिस्टम है जो आपको कैश एटीएम से विड्रॉल करने देती है। न्यूज में क्या है भाई, आरबीआई पुट्स अ स्टॉप टू क्रेडिट लाइंस ऑन अ प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट। क्रेडिट लाइंस को रोक दिया है आरबीआई ने नोटिफिकेशन के थ्रू फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द कंज्यूमर सेफ्टी, है ना। अब कहा है कि भाई जो नॉन कंप्लायंस करते हैं, ये नोटिफिकेशन को फॉलो नहीं करते, उनको पिनल एक्शन होगा उनके अगेंस्ट में अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007। अब आरबीआई के हिसाब से प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट पीपीआईज माने क्या होता है? ऐसे विच आर फैसिलिटेट बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना, इंक्लूडिंग ट्रांसफर ऑफ फंड्स, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड रेमिटेंसेस अगेंस्ट द वैल्यू स्टोर्ड विद इन और द इंस्ट्रूमेंट। हम एक डिजिटल वैलेट वगैरह देखते हैं, डिजिटल वैलेट है, बराबर है, ये वगैरह जो है पेटीएम हम डिजिटल
डिजिटल पेमेंट सिस्टम देखते हैं, है ना। बाद में हम कार्ड्स देखते हैं, क्रेडिट कार्ड्स वगैरह, ये सब क्या आते हैं, तो ये PPIs है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिगार्ड टू द गोल्ड रिसाइकलिंग इन इंडिया। भारत में जो सोना है उसकी रिसाइकलिंग के बारे में स्टेटमेंट्स है। 1. India's gold refining capacity increased by 500% since 2013 to 2021, है ना। 2013 से 2021 तक रिफाइनिंग कैपेसिटी कितने परसेंट से बढ़ गई है, 500% से। सेकंड, India's recycling market is relatively less organized, driven by local rupee prices and economic cycle. भारत का जो रिसाइकलिंग मार्केट है, गोल्ड रिसाइकलिंग मार्केट जो है वो ऑर्गेनाइज नहीं है, कम ऑर्गेनाइज्ड है, और लोकल करेंसी जो है, लोकल रुपी प्राइजेस से और लोकल इकोनॉमिक साइकिल से वो इन्फ्लुएंस है ना। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है भाई, क्लिक करें। ओके चलो मैं क्लिक करता हूं, मैच करते हैं आंसर। सी, आंसर इज सी, बोथ आर करेक्ट, दोनों करेक्ट है दोस्तों, है ना। आप देख सकते हो कि कितने परसेंट से, 500 यूज, है ना, मतलब उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट आप देख सकते हो कितने जबरदस्त तरीके से इसमें उछाल आया है पिछले कुछ सालों में। भाई न्यूज ऐसा है, रिसाइकलिंग आपको यहाँ पे दिख रहा है किस ढंग से रिसाइकलिंग होती है ना, ठीक है। इंडिया 4th इन गोल्ड रिसाइकलिंग, दुनिया में इंडिया की रैंक 4th है। 75 टन रिप्रोसेस हो चुका है 2021 में, एज पर द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट। चाइना, इटली और यूएसए के बाद इंडिया का नंबर आता है, तो हम देखते हैं कि रिसाइकलिंग में इंडिया काफी तगड़ा है, नंबर 4 पर है। लेकिन खास बात है कि ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर की जो रिफाइनिंग है वो कम हो गई, क्यों, तो गवर्नमेंट ने पोल्यूशन रेगुलेशंस के कॉन्टेक्स्ट में बड़े नॉर्म्स टाइट कर दिए, तो इसी वजह से ये धंधा थोड़ा सा मंदा हो गया है। रिफाइनिंग कैपेसिटी देख सकते हैं 500% से बढ़ गई है ना। तो 2013 में 300 टन था, अभी 1500 टन हो गया, तो काफी उछाल है। 3 सोर्स है गोल्ड रिसाइकलिंग के, एक ज्वेलरी, मैन्युफैक्चरिंग स्क्रैप कुछ बनाते हुए कुछ निकला है, और एंड ऑफ द लाइफ इंडस्ट्रियल स्क्रैप, है ना। ये 3 जो है, ये 3 सोर्स है गोल्ड रिसाइकलिंग के। बहुत सारे तो ज्वेलरी है जो लोग बेचते हैं, ज्वेलरी सेलिंग, दैट इज अ गोल्ड सेलिंग फॉर कैश, इसको क्या कहते हैं, गोल्ड सेल फॉर द कैश। गोल्ड फॉर गोल्ड जो है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द रिसाइकलिंग। Last question, European Union in June 2022 provides candidate status to which countries? कौन से देशों को यूरोपियन यूनियन ने 2022 में, जून 2022 में कैंडिडेट स्टेटस बहाल किया है? 1. यूक्रेन, 2. मोल्डोवा, 3. मॉन्टेनेग्रो और 4. अल्बानिया। करेक्ट कोड आपको यूज करना है, सिंगल लाइन क्वेश्चन है, आसान सा है। ओके क्लिक किया, चलो मैं क्लिक करता हूं, मैच करते हैं आंसर। आंसर इज ए 1 and 2, 1 and 2 ओनली। ये दोनों भाई जो है मॉन्टेनेग्रो और अल्बानिया, ये जो है इनको कैंडिडेट स्टेटस नहीं तो कैंडिडेट निगोशिएटिंग स्टेटस, कौन सा है, कैंडिडेट निगोशिएटिंग स्टेटस है। भाई न्यूज में ऐसा है, हाल ही में बिल्कुल 21 जून 2022 को यूरोपियन काउंसिल जो है उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है इन दोनों का स्टेटस, यूक्रेन और मोल्डोवा। अब निगोशिएशन शुरू हो गए, ऑब्वियसली अभी समिट है उसके पहले, लेकिन इतना आसान नहीं है यूरोपियन यूनियन में आना। वहां पे बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, जैसे अभी जुडिशियल रिफॉर्म, है ना, करप्शन, ये वगैरह, ऐसे टोटल यूक्रेन के ऊपर 7 कंडीशन और मोल्डोवा के ऊपर 9 कंडीशंस, ये उनको फुलफिल करनी है, उसके बाद ही एंट्री मिल पाएगी। लेकिन यूक्रेन का जोर जो है यूरोपियन यूनियन में आने के लिए, फ्रांस, जर्मनी और इटली ने काफी प्रेशर डाला, और तभी जाके इनको ये जो है कैंडिडेट स्टेटस मिल गया।
सो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा देख लो, ये यूनियन के फ्लैग्स हैं, ये 27 मेंबर्स है ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ठीक है, कभी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो 5 क्वेश्चंस आपने समझ लिए, अच्छे से पढ़ाई करो, ऑल द बेस्ट।